हेलो बच्चों, crackIIT.in में आपका स्वागत है। ये यूट्यूब चैनल है जिसमें हम लोग IIT प्रिपरेशन करने वालों को ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने चाहते हैं और तैयारी कराना चाहते हैं। इस चैनल में आपको ऑल 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंप्लीट सिलेबस IIT का जो है वो हम लोग करेंगे। और इस चैनल की खास बात ये रहेगी कि हम लोग जैसा कि रेगुलर ऑनलाइन वीडियोस होता है वो तो इस डिफरेंट टॉपिक्स पे एज पर सिलेबस हम लोग डालेंगे ही। साथ में आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी डालेंगे एज पर थ्योरी वाली वीडियो में ही रहेगा, और उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस डीपीपी को सॉल्व करेंगे। डीपीपी की खास बात ये रहेगी, जो ये डीपीपी होगा इस डीपीपी में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपको IIT के क्वेश्चंस होंगे और उसी से रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो काफ़ी सोच विचार करके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो डाला जाएगा इसमें आपको, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। दूसरा, जितने भी सब्सक्राइबर होंगे उन सबको क्लास नोट्स का PDF मेल किया जाएगा। असाइनमेंट क्वेश्चंस जो हैं हर चैप्टर के आपको चैप्टर के लास्ट में हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्यूरेटेड क्वेश्चंस होंगे, लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे, पर हर क्वेश्चंस एक डिफरेंट कंसेप्ट पे होगा जिससे आपका डेवलपमेंट हो। बेसिक पर्पस है फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सके। ठीक है, थैंक यू। और अब इसके साथ हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, आज हम लोग पीरियोडिक मोशन करेंगे। ये जी मेन में पूछा जाता है, एडवांस में इस सिलेबस में नहीं है ये। तो जी मेन में इसका सिलेबस में पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यही है। तो हम लोग आज इसका थ्योरी करेंगे और लास्ट में आपको डीपीपी दूंगा सो दैट आप उसको घर पे करो, और नेक्स्ट क्लास में इस डीपीपी को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो पीरियोडिक मोशन को हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, है ना। पीरियोडिक मोशन को हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं अभी बताता हूँ। पीरियोडिक मोशन का क्या मतलब होता है? ऐसा मोशन जो रिपीट करता हो अपने मोशन को, अपने जो रिपीट करता हो अपने मोशन को एक खास इंटरवल के बाद। ठीक है, जैसे एक मोशन हम लोग कंसिडर करते हैं, सन के चारों तरफ पृथ्वी रोटेट करती है, आपको पता होगा। तो ये कितने दिनों में सन के चारों तरफ घूम जाती है? 365 डेज में। तो एक फिक्स इंटरवल मतलब 365 डेज के भीतर में अर्थ सन के चारों साइड में चक्कर काट लेती है। सिमिलरली अगर अर्थ है तो इसके चारों साइड में हम लोग जानते हैं कौन चक्कर काटता है? मून। तो मून अपना 24 आवर में, है ना, 24 आवर में मून अपना एक सर्किल पूरा कर लेता है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं वापस आ जाता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एक दो एग्जांपल और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ना पीरियोडिक मोशन के लिए। जैसे कि घड़ी है, घड़ी में आपको पता है 2 सुई होता है, एक बड़ी सुई होती है और एक छोटी सुई होती है। तो अगर हम बड़ी सुई की बात करें, जिसको मैं अभी यहाँ ब्लैक से दिखा रहा हूँ, तो बड़ी सुई यहाँ से स्टार्ट होकर के उसका मोशन फिर वापस यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो कितने देर में होता है? 60 मिनट्स में। लेकिन अगर छोटी सुई की बात करें तो छोटी सुई अगर 3 से स्टार्ट होती है तो वापस 3 पे कितने देर में पहुँचती है इस घड़ी में? तो 12 आवर्स में। तो इसका फिक्स इंटरवल कितना हो गया? 60 मिनट्स। इसका कितना हो गया? 12 आवर्स। दूसरा, एक सर्कुलर मोशन लेते हैं हम लोग, है ना। स्ट्रिंग से एक आइटम को यहाँ पे बांध लेते हैं और उसको घुमाते हैं, तो ये कंप्लीट राउंड लेता है। मोशन रिपीट कर रहा है बार बार, अगर घुमाते रहे हम इसको तो बार बार ये रिपीट करता रहेगा। जब मोशन रिपीट करता हो एक फिक्स इंटरवल के बाद, तो उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन करते हैं। ऐसा नहीं हो कि पहला राउंड लिया हो वो 2 मिनट में लिया हो, दूसरा राउंड वो 4 मिनट में लिया हो, तीसरा राउंड में 5 मिनट लिया, तो हम लोग उसको पीरियोडिक मोशन नहीं है, क्योंकि वो एक पीरियड फिक्स पीरियड के बाद वो रिपीट नहीं करता है ना।
अब एक हम लोग इसमें देखेंगे, एक एग्जांपल और लो, कंसिडर करो। जैसे कि एक बॉल हम लोग ले लेते हैं ना, एक बॉल लेते हैं। इस बॉल में एक छोटा सा बॉल, मतलब कटोरा, एक कटोरा लेते हैं और इसमें एक छोटे से बॉल को, गेंद को या कांच की गोली को यहाँ से ड्रॉप करते हैं। तो इसका मोशन क्या होता है, यहाँ से ऐसे जाता है, यहाँ से आता है, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर ये वापस आता है, फिर ये इस तरह से मोशन को रिपीट करता रहता है ना। एक इसी तरह से अगर हम लोग आइडियल स्प्रिंग सिस्टम लेते हैं, तो ब्लॉक हो गया, आप लोगों को पता, आप लोगों ने पढ़ा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे। तो जब हम इसको पुल करते हैं, है ना, तो ये एलोंगेट होता है और यहाँ पर बॉक्स पहुँचता है, ये एलोंगेट हो जाता है एक्स डिस्टेंस। फिर जब इसको, इस बॉक्स को, ब्लॉक को हम लोग छोड़ते हैं तो वापस ये मूव करता रहता है। अगर यहाँ फ्रिक्शन ना हो तो ये कंटिन्यूसली मूव करेगा, ये कंप्रेस करेगा, फिर ये इधर आएगा, फिर कंप्रेस करेगा, फिर इधर आएगा। ये भी एक पीरियडिक मोशन होता है। उसी तरह से एक आप पेंडुलम को देखा है आप लोगों ने, घड़ी में होता है, किसके किसके वॉल क्लॉक में पेंडुलम इस तरह से होता है, जो कि इधर से ऐसे मूव करता रहता हो, फिर यहाँ पहुँचता है, फिर वापस जाता है, फिर वापस जाता है, इस तरह से मोशन करता रहता हो। तो इसको एक बार चेक करना है, 1 सेकंड में कितनी बार यहाँ से यहाँ आता है, या 1 मिनट में कितनी बार यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से वापस जाता है। इन सारे मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं, है ना। अब दूसरा एक ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन कैसा होता है, ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक मोशन ही होता है, पर इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स टू एंड फ्रो किसी मीन पोजीशन के एलोंगेट टू एंड फ्रो मोशन करता है। या मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, आप लोग इसको पढ़ लेना, समझ लेना। समझने के लिए मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। मीन पोजीशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, वो समझो एक बार। कोई पोजीशन यहाँ है, तो इस जगह से अगर ये आगे जाए और पीछे जाए, आगे जाए पीछे जाए, आगे जाए पीछे जाए, ठीक है, इस पोजीशन से आगे गया, फिर पीछे आया, फिर आगे गया, फिर पीछे आया, तो इसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, टू एंड फ्रो। तो एक जगह से आगे पीछे मोशन करता है। ऐसा कौन सा होता है, क्या ये सर्कल में घूमने वाला आइटम हो सकता है ऐसा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सर्कल में मूव कर रहा है। टू एंड फ्रो कब होगा, जब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, है ना। जब अगर उसका मोशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो कर रहा हो, या उसको बार बार वापस उसी पोजीशन पे आने के लिए कर रहा हो, तो हम लोग उसको ऑसिलेटरी मोशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमने स्प्रिंग ब्लॉक वाला किया था। अब इस मोशन को अगर आप कंसिडर करोगे, तो ये क्या कर रहा है, बार बार आगे पीछे आने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन करते हैं, है ना। एक स्ट्रेट लाइन में ये मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, कर्व में नहीं हो रहा है ना, कर्व में नहीं हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। मीन पोजीशन का क्या मतलब है, जब ये स्प्रिंग ना कंप्रेस हुआ हो, ना एलोंगेट हुआ हो, तो उस समय जो पोजीशन होता है उसको मीन पोजीशन कहते हैं, इसको मीन पोजीशन कहते हैं, है ना। ठीक, अब आ जाओ, पॉइंट क्या कह रहा है, एवरी ऑसिलेटरी मोशन में बहुत ध्यान रखने वाली बात है, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी। क्या कहने का मतलब है, जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होंगे वो पीरियोडिक होंगे, मीन्स एक फिक्स पीरियड के बाद वो उस चीज़ को रिपीट करेंगे। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वो मोशन जो एक फिक्स पीरियड में के बाद रिपीट करता हो वो ऑसिलेशन भी करेगा, है ना। अभी हमने सर्कुलर मोशन देखा, तो सर्कुलर मोशन क्या है, वो पीरियोडिक मोशन है,
लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। क्लियर? ऑसिलेटरी नहीं है। अर्थ के चारों तरफ अगर मून चक्कर काट रहा है तो वो पीरियोडिक है, बट ऑसिलेटरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो टू एंड फ्रो नहीं मोशन कर रहा है, आगे पीछे कोई ऐसा मोशन नहीं कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, है ना। टू एंड फ्रो नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के आगे पीछे ऐसे ऐसे मोशन नहीं कर रहा है। इसलिए हम इसको ऑसिलेटरी मोशन जो होता है पीरियोडिक होता है, पर कोई जरूरी नहीं है कि हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो। ओके, नाउ एक पॉइंट है, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल एट द मीन पोजीशन इज ऑलवेज जीरो इन ऑसिलेटरी मोशन। इसको भी ध्यान में रखो, इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे एसएचएम में। पॉइंट बस इतना कह रहा है कि जो मीन पोजीशन होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, स्प्रिंग ब्लॉक वाला सिस्टम था, जो आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन में जब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा हो तो ये एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है, समझ करो एक्स। तो ये इसका मीन पोजीशन होगा। अब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये कुछ और डिस्टेंस तय करेगा और यहाँ पर आ जाएगा, या अगर हम कंप्रेस करते हैं इसको तो कुछ और डिस्टेंस तय करेगा और यहाँ आ जाएगा। तो ये डेल एक्स इसमें भी कंप्रेस करते हैं अगर हम, तो इस पोजीशन को मीन पोजीशन कहा जाता है। किस पोजीशन को? ये पोजीशन को मीन पोजीशन कहता है। जब फोर्स ना लग रहा हो तो वो अपने नेचुरल पोजीशन पे होता है, नेचुरल पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है, मीन पोजीशन भी कहते हैं। तो ये जो पोजीशन है वो मीन पोजीशन होता है। इस पोजीशन पे नेट फोर्स होता है हमेशा जीरो होता है। क्योंकि नेट फोर्स नहीं होता है इसलिए इसमें ना इलोंगेशन होता है ना इसमें कोई कंप्रेशन होता है। तो उस समय उस पोजीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, नेचुरल पोजीशन बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑसिलेशंस एंड वाइब्रेशंस। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन जो है, इसके बारे में खास बात क्या है, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। अभी बस इतना समझो कि ऑसिलेशन और वाइब्रेशंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसको ऑसिलेशन बोलते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसको वाइब्रेशन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस क्लास के लिए इतना ही समझना है, ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन में डिफरेंस, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक। फ्रीक्वेंसी कम हो तो ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो उसको वाइब्रेशन कहते हैं। अब पीरियोडिक मोशन को जो है क्लासिफिकेशन के मतलब पीरियोडिक मोशन कैसे हम लोग समझें, तो उसके लिए होता क्या है कि एक पीरियड है और एक फ्रीक्वेंसी है। दो ऐसे हैं जिसको समझने से हम लोग इस पीरियोडिक मोशन के बारे में कुछ आइडिया लगा सकते हैं, है ना। तो पीरियड को क्या बोलते हैं, पीरियड किसको बोलते हैं, तो पीरियड के लिए है द स्मॉलेस्ट इंटरवल। ध्यान देना, स्मॉलेस्ट इंटरवल, सिंपल इंटरवल नहीं है, स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड, ठीक है। क्या मतलब हुआ, ऐसा सबसे छोटा टाइम इंटरवल जिसके बाद मोशन खुद को रिपीट करता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड में इसका यूनिट होता है, दिखाते हम लोग टी से हैं, इसको डिनोट करते हैं टी से। अब इसको ग्राफिकली समझेंगे कि पीरियड क्या होता है। स्मॉलेस्ट इंटरवल तो समझ में आ गया कि जो सबसे छोटा इंटरवल होगा, तो इसको ग्राफिकली देखेंगे क्या होता है। यहाँ मैंने दो ग्राफ दिखा रखा है, ये और ये। मैं सेम ग्राफ को नीचे बना करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो एक फंक्शन है एक्स टी का क्या मतलब हुआ, डिस्प्लेसमेंट टी के रिस्पेक्ट में। टी क्या है, हमारा यहाँ पे पीरियड है, ओके। टी पीरियड नहीं है, टी टाइम है, सॉरी, टी हमारा क्या है, टाइम है। तो अब कोई फंक्शन है जिसका हम अगर ग्राफ एक्स और टी के बीच में निकालते हैं और वो इस तरह से हो,
है ना। अपना पहला ग्राफ यहाँ देखो, अगर इस तरह से ग्राफ हो तो अब इसका पीरियड क्या होगा, अब इसका पीरियड क्या होगा। तो अब आप देखो सबसे पहला यूनिट देखो, इसका रिपीट हो रहा है, ये देख लो 1 2 और 3, ये 3 है। तो ये पहला वाला है, ये कुछ देर बाद फिर से अपने आप को रिपीट कर रहा है यहाँ पे, फिर ये कुछ देर बाद यहाँ रिपीट कर रहा है ना। तो कितनी देर में रिपीट कर रहा है, इस डिस्टेंस पे, यहाँ से लेके यहाँ तक के यूनिट को ये बार बार चेंज कर रहा है, मतलब बार बार रिपीट कर रहा है, सॉरी, है ना। तो इस इंटरवल को, इस टाइम पीरियड को हम लोग टी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टी क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट। अब अगर ये इसी तरह से बढ़ता रहता तो ये इस तरह का ही मोशन होता है ना। ऐसे केस में अगर इस तरह से बढ़ता रहता तो क्या हम लोग इस यूनिट को ले सकते थे, ये 2 यूनिट को कंसीडर करो, फिर ये 2 यूनिट को कंसीडर करो, फिर ये भी तो मोशन को रिपीट कर रहा है ना। लेकिन इस केस में क्या है, ये 2 यूनिट का बेसिक यूनिट नहीं है, ये छोटा यूनिट नहीं है, ये सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा क्या है, ये है, ये सबसे छोटा है, ये वाला सबसे छोटा है, ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। सबसे छोटा रेड वाला जो मैंने अभी रेड सर्कल किया ये है, इसीलिए इसको हम लोग पीरियड बोलेंगे। ये तुम्हारा इंटरवल है जिसमें रिपीट करता है, पर एक नंबर जो है वो पीरियड है बेसिकली, ठीक, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इसलिए यहाँ पर, अब ऊपर वाले ग्राफ को देखो, इसलिए यहाँ पर ये वाला होगा, है ना, इस वाले को हम लोग पीरियड बोलेंगे। इसी तरह सेकंड में आ जाओ, जो हमारा सेकंड ग्राफ है इसको देखो, इस ग्राफ को देखो, ये क्या हो रहा है, इसका फंक्शन यहाँ से ऐसे चल रहा है और ये फिर यहाँ तक आ रहा है, इसके बाद फिर ये रिपीट करेगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे बड़े में बना लेते हैं ताकि क्लियर थोड़ा समझ में आए, है ना। ये हमारा टाइम है और ये एक्स टी है, ठीक। अब इसमें देखो, गौर करना, दूसरे कलर से मैं इसको चला रहा हूँ, ये सेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेक्शन है ना, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सेक्शन, और उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सेक्शन, ये सारा सेक्शन रिपीट हो रहा है, क्लियर है। अगर हम लोग उसकी जगह इसको ले लें, ऐसे कर लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सेक्शन देखो, सॉरी यहाँ तक का सेक्शन देखो, और फिर यहाँ से आगे तक का सेक्शन हो, तो ये भी हमारे लिए एक यूनिट हो गया जो रिपीट करेगा आगे जाकर। लेकिन ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, फंडामेंटल मोशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक और स्मॉल पार्ट है जो रिपीट कर रहा है, जो बेसिक है, इसको फंडामेंटल पीरियडिक मोशन बोलते हैं। ये यहाँ से रिपीट कर रहा है इसके बाद, है ना, इसके बाद ये रिपीट कर रहा है, इसीलिए जस्ट सेकेंड, हाँ, तो यहाँ से रिपीट कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको, इस पूरे सेक्शन को अपना टाइम पीरियड लेंगे, आगे वाले को नहीं लेंगे, ठीक है। ये भी टाइम होगा, ये भी हमारा इंटरवल होगा, लेकिन ये पीरियड नहीं होगा, इट विल नॉट बी ए पीरियड, है ना। पीरियड सिर्फ क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट है होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो अपने आप को रिपीट कर रहा हो बार बार। जैसे पहले वाले केस में ये वाला यूनिट था, इस केस में ये वाला यूनिट है ना, जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, क्लियर है। ये तो ग्राफिकली हो गया, ग्राफिकली हम लोग को समझ में आ गया कि जो ऐसा होता है। अलजेब्रिकली कैसे होगा, अब आप बताओ। जैसे सपोज करो कि कोई फंक्शन है साइन टी, है ना, फंक्शन है साइन टी। अब ये साइन टी आपको पता है कब रिपीट करता है, कुछ आइडिया, 2 पाई पे,
साइन का फंक्शन हमेशा 2 पाई पे रिपीट करेगा। क्लियर है? अब 2 पाई पे रिपीट करने का क्या मतलब हुआ, 0 से लेकर के ग्राफिकली अगर हम लोग इसको देखें तो 0 ये π/2 होता है, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई। मतलब 0 से लेके 2 पाई तक का जो यूनिट है ये बार बार फिर रिपीट होगा, इसीलिए इसका पीरियड क्या हो जाता है 2 पाई। इसलिए इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है। ग्राफिकली अगर हम लोग इसको देखें, डिटेल में ग्राफ के बारे में जानना होगा तो हम लोग इसको मैथ वाली क्लास में हम लोग इसको क्लियर समझेंगे कि ग्राफ क्या होता है, कैसे करते हैं। एक बार फिर से देख लो, अगर फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस टेन ये क्या होते हैं 2 पाई उसका पीरियड होता है ना। पीरियड क्या होता है इसका पीरियड 2 पाई होता है। कैसे होता है, मैंने ग्राफ में आपको दिखाया कि ये पूरा फंक्शन यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ पे 2 पाई है, तो 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई वाला यूनिट जो है ये यूनिट उठ करके फिर यहाँ पे आता है, फिर आगे ऐसे आता है, तो इस तरह से ये रिपीट करता रहता है। इसलिए बेसिक इसका क्या हो गया तुम्हारा 2 पाई। क्लियर? अब आ जाओ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो इम्पोर्टेंट है पीरियडिक मोशन में वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्या कहता है फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी कहता है नंबर ऑफ रिपीटेशंस, नंबर ऑफ रिपीटेशंस ऑफ द फंडामेंटल पीरियडिक मोशन। अभी फंडामेंटल पीरियडिक मोशन हमने देखा ना, जो बेसिक यूनिट था फंडामेंटल, ये वाला जो बेसिक यूनिट है ऐसे अभी हमने देखा ना, इस तरह का अगर हो तो जो ये सेक्शन है इसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल पीरियडिक मोशन, है ना। क्या मतलब हुआ फंडामेंटल पीरियडिक मोशन का? अगर इसी मोशन को बार बार करें तो वो अपना पीरियडिक मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, वो अपना पीरियडिक मोशन हो जाता है अगर बार बार रिपीट करे इसी बेसिक यूनिट को, तब आ जाता है फिर से फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी क्या कहता है? द नंबर ऑफ रिपीटेशंस ऑफ फंडामेंटल पीरियडिक मोशन ऑकर्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि ये जो मोशन है, या तुम ऐसे समझो जैसे एक पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है, एक पिस्टन है, और ये इसका रॉड है, पिस्टन रॉड, ये बार बार इधर जाता है और फिर वापस इस पोजीशन पे आता है, इस पोजीशन पे जाता है और इस पोजीशन पे वापस आता है। तो ये जो एक टाइम पीरियड में एक सेकंड में कितनी बार करता है, हाउ मेनी नंबर्स, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी बार करता है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। ये जो है इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है, म्यू से डिनोट करते हैं। और अगर इसका पीरियड इसका पीरियड अगर टी हो, इसका क्या मतलब हुआ, टी सेकेंड में अगर किसी का पीरियड टी हो, टी सेकेंड हो, तो इसका क्या मतलब होता है, टी सेकेंड में वो कितनी बार मोशन को दोहराता है, एक बार। तो एक सेकेंड में कितनी बार दोहराएगा, 1/t। और हमारा फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो क्या कहता है, वो क्या कहता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बोलता है एक सेकेंड में अपने मोशन को कितनी बार रिपीट करता है। सेम बात बोल रहा है ना, ये सेम बात बोल रहा है कि एक सेकेंड में कितनी बार अपने मोशन को रिपीट करेगा, यही हमने अभी यहाँ निकाला। तो इससे क्या हो गया, न्यू इक्वल टू 1/t या फिर न्यू टी इक्वल टू 1। इसको याद रखना, बहुत बेसिक फंडा है, बहुत ही बेसिक वो है अपना क्या बोलते हैं फॉर्मूला है। ये हर जगह तुमको बहुत काम देगा, है ना, ये आगे हर जगह आप लोगों को बहुत काम देने वाला है, इस चीज़ को याद रखिएगा।
आगे हम लोग बढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी समझने में कोई दिक्कत है? एक बार फिर से समझो फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी होता है एक सेकेंड में, इन 1 सेकेंड, अपनी मोशन को, अपने फंडामेंटल मोशन को कितनी बार रिपीट करता है, कितनी बार रिपीट करता है एक सेकेंड में, इन 1 सेकेंड फंडामेंटल मोशन को कितनी बार रिपीट करता है। फंडामेंटल मोशन का टाइम पीरियड कितना होता है? टी। इसका क्या मतलब हुआ कि टी सेकेंड में एक बार, 1 टाइम वो मोशन करेगा, मोशन को रिपीट करेगा एक बार, है ना। तो 1 सेकेंड में कितनी बार रिपीट करेगा? 1/t। यही ना है हमारा न्यू, ये तो मैं बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? क्लियर है? गुड। अब आ जाओ हम लोग एक समझने की कोशिश करेंगे मोशन को। अभी हमने पीरियड देख लिया, फ्रीक्वेंसी देख लिया, अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट का ये मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे किस पोजीशन पे या किस पोजीशन पे उसका मोशन होगा या वैल्यू होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे पीरियोडिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट का कहीं भी ये मतलब नहीं है कि उसका पोजीशन मतलब एक्स वैल्यू हम लोग देखें, है ना। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो आप रिलेशन टी के साथ, जिसका भी रिलेशन, सपोज करो प्रेशर का रिलेशन आप निकाल रहे हैं, ठीक है, प्रेशर का रिलेशन आप टी के साथ निकाल रहे हैं, प्रेशर का रिलेशन आप टी के साथ देख रहे हैं, तो इसमें ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इसको समझेंगे, ठीक है। अब सरप्राइज हो रहे होंगे, सर डिस्प्लेसमेंट तो हमने पढ़ा था कुछ और आप कुछ और बता रहे हैं। पीरियोडिक मोशन में या एसएचएम में हम लोग डिस्प्लेसमेंट का मतलब फिलहाल यही समझेंगे। कोई भी वैल्यू, अननोन वैल्यू, जो फंक्शन हो टी का, जिसके बारे में हम लोग को निकालना हो, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट समझेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। और ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जो है पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है और निगेटिव वैल्यू भी ले सकता है। कैसे? हम लोग क्या करते हैं, अभी स्प्रिंग सिस्टम की बात करते हैं एक बार। हम लोग क्या लेते हैं, जो इसका मीन पोजीशन होता है, जब भी हम लोग एज्यूम करते हैं तो उसको हम लोग, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है ना, तो ओरिजिन पे लेते हैं। तब ओरिजिन से राइट साइड का क्या होता है? सब पॉजिटिव होता है। लेफ्ट साइड क्या होता है? निगेटिव होता है। तो जब ये इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव होगा डिस्प्लेसमेंट, और जब ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज़ कन्वीनियंट टू मेजर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोला मैंने? इक्विलिब्रियम पोजीशन से मेजर करो, तो आसान हो जाता है। इसको ओरिजिन मान लोगे। क्यों आसान हो जाता है? इक्विलिब्रियम से पॉजिटिव की तरफ भी सेम डिस्टेंस रहेगा और निगेटिव की तरफ भी सेम डिस्टेंस रहता है, तो इसलिए इक्विलिब्रियम पे आप ओरिजिन मानिए। अगर तुम्हारा मन करे तो या मैक्सिमम पे भी तुम ले सकते हो कि सर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ओरिजिन मान लेंगे, तो उससे क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगा तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट का, हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि ये हमेशा इस डायरेक्शन में मेजर होगा। तो जब भी लो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लो, इससे क्या है, तो आप पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। जब कैलकुलेशन करने लगोगे, इंटीग्रेशन करना होता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो आसान हो जाता है हमारे लिए। तो फंडामेंटली आपको कंसेप्ट ये रखो कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन से ही उसको मेजर करो। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग अब क्या करेंगे? कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट को मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ टाइम कंसीडर करेंगे। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। जस्ट सेकेंड। अब किसी भी फंक्शन को, किसी भी पीरियडिक फंक्शन को, उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? एफ टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है।
सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शन है। किसके बीच में हमने रिलेशन निकाला? ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। टाइम पीरियड नहीं है, टाइम है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इस दोनों के बीच में हमने यहाँ पे यहाँ रिलेशन हम निकाल रहे हैं। तो अब ये बताओ कि सिंपलेस्ट जो पीरियोडिक फंक्शन होता है उसका ये होता है बेसिक। इस चीज़ को याद रखना है, एफ टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना। अब हम लोग इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। ठीक, मैंने टाइम पीरियड के बारे में क्या बोला? बेसिक यूनिट जो रिपीट करता हो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद। मान लो फिक्स्ड इंटरवल, लेट अस द फिक्स्ड इंटरवल इज टी। ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल क्या है? टी है। तो टी के बाद रिपीट करेगा। इसका मतलब एफ टी जो है, मतलब फंक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट फंक्शन जो टी वाला है और जो टी प्लस टी है दोनों बराबर होगा। यही मतलब हुआ ना, क्योंकि एक फिक्स्ड इंटरवल रिपीट करेगा। इसका मतलब जो पार्टिकल टी सेकेंड में जिस पोजीशन पर था वो टी प्लस टी सेकेंड में फिर उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा। यही मतलब हुआ ना। अगर हम सिंपलेस्ट वे में यहाँ पे अपना स्प्रिंग ब्लॉक डायग्राम बनाए और ये टी सेकेंड में अगर जब ये फ्लक्चुएट कर रहा हो, टी सेकेंड में अगर ये यहाँ है तो किसी टाइम के बाद ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर वापस जाएगा और फिर यहाँ से आएगा। तो ये जो टाइम है वो टी प्लस टी होगा, क्योंकि ये टी के बाद, कैपिटल टी के बाद ये आप रिपीट करेगा। एनालाइज करो इस चीज़ को। ठीक है, अब अगर ये रिपीट करता है तो हमारे लिए फंक्शन का क्या था? एफ टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो एफ टी प्लस टी क्या हो जाएगा बताओ? ए कॉस ओमेगा टी के जगह हम लोग क्या लिख देंगे? इस टी के जगह यहाँ पर टी प्लस टी, है ना। और ये बराबर इसके तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी प्लस टी लिख सकते हैं। कहीं कोई कन्फ्यूजन है? नहीं ना। अब ये क्या लिखा सकता है? ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों को ये एक चीज़ तो पता है कि जो साइन और कॉस का फंक्शन होता है, साइन एंड कॉस का जो फंक्शन होता है उसका पीरियड क्या होता है? 2 पाई। मतलब ये 2 पाई के बाद रिपीट करता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए कॉस ओमेगा टी प्लस 2 पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ से ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, ए और ए कैंसिल हो जाएगा। ये और ये अगर बराबर है इसका मतलब है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर होगा। तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिखें ऐसे, चलेगा। अब ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई। यहाँ से पीरियड क्या आएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। इस फॉर्मूला को भी याद रखना है ना। मैं एनालाइज करके निकाल रहा हूँ सो दैट कि आप लोगों को दिक्कत ना रहे। अभी
अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से ओमेगा क्या हो गया था हमारा, सॉरी, टी इक्वल टू क्या था 2 पाई/ओमेगा। ठीक, अब ऐसे केस में ओमेगा क्या कहलाते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ओमेगा कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब टी इक्वल टू क्या हमने पढ़ा था, इक्वल टू ये पढ़ा था, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना। अब यहाँ से टी का वैल्यू वहाँ रखो, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, तो इसको वहाँ रखो 2 पाई/ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा क्या हो सकता है 2 पाई, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ये सारे फॉर्मूले को ध्यान रखने का है, आगे जब हम लोग सॉल्व क्वेश्चन करेंगे तो काम आएगा। अभी मैं सॉल्व क्वेश्चन नहीं कर रहा, अभी हम लोग आगे क्लास करते रहेंगे, है ना। देखो ये सारा मैंने यहाँ पे जो थ्योरी लिखा भी है, तो इसको करें। ओमेगा जो होता है ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है, और इसका यूनिट जो होता है वो रेडियन पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड होता है। अब हम लोग करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। किसी पीरियडिक फंक्शन को सुपरपोजिशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है ये अभी हम लोग देखेंगे। अगर हमारा पीरियडिक मोशन है, अगर पीरियडिक मोशन है तो उस मोशन को हम लोग साइन एंड कोसाइन फंक्शन के सुपरपोजिशन के रूप में लिख सकते हैं। क्या मतलब होता है इसका, इस फंक्शन को हम लोग ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, अगर ये पीरियडिक मोशन है तो। अभी इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देख के समझने की चीज़ है, क्योंकि इसका आगे जब सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे तो काम आएगा। अब ये पीरियडिक फंक्शन है, कोई पीरियडिक फंक्शन है, उसको हम लोग बोल दिए कि भाई ये इस तरह से लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने तो क्या पढ़ा था, एफ टी इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, ए कॉस ओमेगा टी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पीरियडिक फंक्शन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे इस तरह से कन्वर्ट करें, है ना। अब इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला सोचो क्या क्या हो सकता है। ट्रिगोनोमेट्री को याद करो, ये क्या है, कोई कांस्टेंट है उसके साथ साइन मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है उसके साथ कॉस मल्टीप्लाइड है। क्लियर है, ए और बी कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल सिर्फ टी है, ओमेगा भी कांस्टेंट है। तो अब ए और बी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है साइन और कॉस के साथ, तो कोई फार्मूला याद है जिसमें कि साइन और कॉस ऐसा कुछ समथिंग लिखा हो जो ये कॉस बन जाता हो, याद करो। कुछ ऐसा कुछ फार्मूला होता है, याद करने की कोशिश करो, है ना। इस फार्मूला का मतलब होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ऐसा फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो अगर ऐसा हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो अब हम लोग इसको इस तरह का बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, ए और बी है, जब भी ऐसा हो तो आप रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और उसी से डिवाइड करो। ठीक है, आ जाओ, हम लोग जब किए हैं उस पर काम करते हैं। उसी से मल्टीप्लाई करो और उसी से डिवाइड कर दो, उससे क्या बनेगा, जो हमारा ये फंक्शन है वो चेंज होकर जाएगा और इस तरह से मल्टीप्लाई होगा और इस तरह से डिवाइड हो रहा है,
साइन ओमेगा टी कॉस थीटा। अब ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग कॉस फाई लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको कॉस फाई लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, आधार बाई कर्ण। तो उससे साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। करके देखो, ये मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, खुद से करो, या मैं बता ही देता हूँ यार। हाइपोटेनियस क्या होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाइपोटेनियस हो गया, और बेस तुम्हारा क्या है ए, तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। तो यहाँ से बी स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, यहाँ से बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन हाइट बाय हाइपोटेनियस। तो हाइट यहाँ, हाइपोटेनियस ये, ठीक है। अब फाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं फेज। अगर हम इसको कॉस फाई लिख रहे हैं इसको, तो यहाँ पे फाई जो होता है, ये फाई कांस्टेंट होता है और वो फेज कहलाता है, ठीक है। उसको फेज एंगल बोलते हैं। तो टेन फाई क्या हो जाएगा, बी बाई ए, और फाई टेन इनवर्स बी बाई ए। हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कोई कांस्टेंट डी मान लेते हैं। तो अब ये जो है ये चेंज हो जाएगा इस तरह से फॉर्म में, डी कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाई प्लस इंटू कॉस ओमेगा टी। तो एफ टी यहाँ से क्या हो जाएगा, डी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये बस समझने के लिए है कि किस तरह से चेंज करते हैं, ठीक है। ये बस समझने के लिए है, आगे आपको इसका यूज कैसे होता है वो हम बताएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग देखने के लिए, कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन दे देता है और उसको बोलता है कि बताओ कि यह पीरियोडिक है कि नहीं है। तो दो तरीका है, पहला या तो आप उसको ग्राफिकली कीजिए, ग्राफिकली मतलब ग्राफ पहले बना लीजिए। जो ग्राफ में एक्सपर्ट हैं उनके लिए आसान है ग्राफ का क्लास करने के लिए। ग्राफ का आप मेरा वीडियो देखिए, उसमें काफ़ी क्लियर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। तो जो ग्राफिकली स्ट्रांग है उनके लिए आसान है, वो विजुलाइज कर सकते हैं और वो इजीली ग्राफ बना सकते हैं। बहुत आसान होता है, साइन का ग्राफ याद रखना होता है, ऐसे ऐसे होता है, कॉस का यहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। वो मैं उस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ वाले में। अगर ग्राफ दिया है, जैसे कि आईआईटी के क्वेश्चंस में रहता है ग्राफ दे देता है, तो अगर ग्राफ दिया हुआ है तो हम लोग ग्राफ से कैसे देखते हैं वो मैं बताता हूँ। दूसरा टॉपिक होता है अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली कैसे करते हैं तो मैंने अभी बताया था, आप लोग शायद ध्यान दिए होंगे, मैंने अभी आपको बताया था ना। ये इस फंक्शन में टी डालो, किसी भी फंक्शन में टी को यूज करो और करो, कैसे वो दिखाता हूँ मैं। पहले हम लोग ग्राफिकली देख लेते हैं, सब कुछ एग्जांपल्स हैं। ये देखो एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल है, ठीक। उस पहले एग्जांपल को हम लोग करते हैं, गौर से देखना, समझने की कोशिश करना क्या कर रहे हैं। क्या है, इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, ठीक। बस इसके बाद कुछ नहीं है ना। पीरियडिक होने के लिए क्या कहा था हमने, रिपीट करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। इस ग्राफ को गौर से देखो, क्या ये ग्राफ कहीं भी रिपीट कर रहा है, कहीं भी नहीं। ये इस तरह से गया और ये इस तरह से चला गया, रिपीट नहीं हो रहा है। ये अब यहाँ से बढ़ता जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या होगा, ये पीरियोडिक नहीं है, ठीक है, पीरियोडिक नहीं है। सेकंड ग्राफ हम लोग देखते हैं, ये इस तरह से गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, है ना। अब गौर करो, ये सेक्शन, ये सॉरी कहाँ चले गए हम लोग। अभी गौर करो कि ये सेक्शन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे, ठीक। फिर ये यहाँ से गया और यहाँ,
फिर ये यहाँ से गया और ये यहाँ, फिर ये इस तरह से मोशन को रिपीट कर रहा है। तो देख रहे हो तुम, ये सेक्शन, ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ का मोशन, तो ये रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीरियोडिक। इसी तरह तीसरा देखो, हम लोग इसको देखते हैं। अब इस केस में देखो, गौर करने वाली बात है, ये यहाँ से यहाँ आया, फिर ये यहाँ से आ गया, फिर ये यहाँ से आया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो रिपीट कर रहा है, यहाँ से इधर गया, यहाँ से और फिर उसके बाद ये हुआ। नहीं, इसे रिपीट नहीं कर रहा। ये यहाँ से यहाँ आया, उसके बाद ये देखो इसकी हाइट बढ़ गई। सिमिलर नहीं है ये। अगर ये यहाँ से टर्न ले लेता ना तो हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ये सिमिलर नहीं है, ये हाइट इसका बढ़ गया, इसलिए पीरियोडिक नहीं हुआ, क्योंकि ये रिपीट नहीं किया सेम टू सेम। समझ रहे हैं? सेम टू सेम मोशन को रिपीट करना चाहिए। अगर ग्राफ बड़ा हो गया या छोटा हो गया तो ऐसे केस में नहीं होगा। तीसरा आ जाओ। तीसरा हम देखो, ये इधर गया, उसके बाद कांस्टेंट रहा, फिर ये इस मोशन को रिपीट किया, सिमिलर हाइट बढ़ा, सिमिलर हाइट बढ़ा। लेकिन ये यहाँ से अगर होता तो हमारा पीरियोडिक फंक्शन होता। ये आगे बढ़ता चला गया, फिर यहाँ से फिर आगे बढ़ता चला गया, ये फिर यहाँ से फिर ऐसे होता तो फिर हमारा पीरियोडिक फंक्शन होता। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अभी ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, समझे? ग्राफ में जब भी ग्राफ हो, तो जब भी ये बात हम लोग कर रहे हो, जब भी हम लोग बात करें तो वापस उसी जगह से आना चाहिए, है ना? अगर इस तरह का मोशन हो तो हमारा पीरियोडिक होगा। अगर ये बढ़ता चला गया ना तो सिमिलर नहीं हुआ ना, फिगर सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर फिगर रिपीट होना चाहिए। ग्राफ में से समझो कि सिमिलर फिगर रिपीट करना चाहिए। इस क्वेश्चन में बी नंबर में सिमिलर फिगर रिपीट कर रहा है, सिमिलर फिगर रिपीट कर रहा है, इसलिए ये पीरियोडिक हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ई नंबर। अब इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ये शुरू में कुछ भी नहीं है, फिर ये इस तरह से बीच में कुछ नहीं है, फिर ये है। तो अगर नहीं है तो चलेगा, सिमिलर ये डिस्टेंस होना चाहिए, ये डिस्टेंस सिमिलर होना चाहिए, और ये डिस्टेंस भी सिमिलर होना चाहिए, ये डिस्टेंस भी सिमिलर होना चाहिए, इसका ये स्ट्रक्चर भी सिमिलर होना चाहिए। अगर ये सारा कुछ सिमिलर है, इसका मतलब हमारा ग्राफ पीरियोडिक है। ठीक है, ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चंस को इसी तरह से सोचना। क्या क्या देखना पड़ेगा हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो फिगर है वो फिगर आइडेंटिकल है कि नहीं है, रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनके बीच का डिस्टेंस सेम है कि नहीं है। क्लियर है? गुड। तो इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। अब आ जाओ, मैंने क्या बोला था इसके लिए अलजेब्राइकली कैसे सॉल्व करते हैं। अलजेब्राइकली जब सॉल्व करना होता है ना, तो जब भी जो भी एक्सप्रेशन होगा एफ टी का, उसमें हम लोग टी के जगह टी प्लस टी रखेंगे। ठीक है, और उसको इक्वेट कर देंगे। फिर देखते हैं कि ऐसा कौन सा वैल्यू है टी का, ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसके लिए ये और ये बराबर होता है। ऐसे भी समझ नहीं आएगा, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेसिक तरीका इसका यही है। ठीक, कि अलजेब्रिकली हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इसी के साथ अपना जो ये टॉपिक है पीरियोडिक का, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। IIT जी मेन का एडवांस में नहीं पूछता है, मेन पूछता है। और इस पे जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डेली प्रैक्टिस के लिए देखेंगे। डेली प्रैक्टिस आप लोग घर पे करो, क्वेश्चंस मैंने यहाँ दिया है, इसको करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन देख लो डेली प्रैक्टिस का। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन। ठीक है, नीचे जो ये दे रखे हैं इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, उसके बाद टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है। इसको खुद से करने की कोशिश करो। कैसे करोगे? ये क्या है,
अभी हमने पढ़ा ना सुपरपोजिशन वाला ये कंसेप्ट लगाओ और इसको चेंज करने की कोशिश करो इसमें, और जब ऐसा आ जाए तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू देखो कितना निकलता है। ओमेगा एक बार निकल गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, टाइम पीरियड निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, तो ये तुम्हारा तीनों निकल जाएगा। तो ये कोशिश करो इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन। इसको देखो, सोचो कौन सा है इसमें पीरियोडिक मोशन। तीसरा IIT JEE 2009 में क्वेश्चन पूछा था, एक्सटी ग्राफ ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग ए पीरियोडिक मोशन इज शोन इन द फिगर बिलो। तो इसका पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है 4/3 पे। ये क्वेश्चन से JEE 2009 पूछा है। चौथा है 2011 पूछा है, पॉइंट मास को सब्जेक्ट साइमल्टेनियस दो मोशन x1t और x2t में किया है। तो इसको थर्ड अगर इसको ऐड करते हैं तो रेस्ट में आ जाता है। तो बताओ वैल्यू ऑफ b एंड फाई। इस क्वेश्चन को देखो, और ये 5वां क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए है, इसको बनाइए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस IIT में IIT के क्वेश्चंस को आप याद नहीं रख सकते, रट्टा नहीं लगा सकते कि नहीं सर हम इस तरह के क्वेश्चन अगर रट लेंगे। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका दिमाग सोचने के लिए रेडी रहना चाहिए कि इस तरह का सिचुएशन आएगा, किस तरह का सिचुएशन आएगा तो हम क्या करें। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम लोग डिस्कस करेंगे इस 5 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए नेक्स्ट क्लास में, क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरह से हम लोग को देखना है ना। वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। स्लोली मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, पॉज करते जाना और इन सारे वीडियोस को, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। पहला और दूसरे क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं दिया है, तीसरा, चौथा और 5वें का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। सॉल्व करो और इसको निकालो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचा ताकि उनको भी फ़ायदा रहे, ठीक है। टेक केयर, बाय।